जब एल्डर मास्टर ने यह कहा तो कुछ लोगों के चेहरे के भाव बदल गए, खासकर रजनीश के बगल में एक शिष्य का। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था और वह कांपने लगा। सच्चाई यह थी कि वह उस चैनल के रक्षकों में से एक था जो उस जगह की ओर जाता था जहां राघव और अन्य नए शिष्य पहरा दे रहे थे। वो कुछ शक्तिशाली फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को 9वें रैंक के शैतान जानवरों के खिलाफ नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने धीरे धीरे 9वें रैंक से नीचे के शैतान जानवरों को चैनल के माध्यम से छोड़ा था। इस तरह लोग उन शैतान जानवरों से लड़ेंगे जो उनके स्तर के लिए सबसे उपयुक्त थे, और उन सभी को मारने का यह सबसे प्रभावी तरीका था। लेकिन जैसे जैसे वे 9वें रैंक के शैतान जानवरों को मार रहे थे, वे धीरे धीरे नए शिष्यों के लिए चैनल की देखभाल करना भूल गए थे। वे 9वें रैंक के शैतान जानवरों को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आखिरकार यह भी अमीर बनने का एक मौका था। बाद में बहुत सारे 9वें रैंक के शैतान जानवर दिखाई दिए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब उनमें से एक ने अचानक 9वें रैंक के शैतान जानवरों की एक लहर को नए शिष्यों की ओर जाने वाले साइड चैनल से नीचे आते देखा तो उसकी आत्मा डर से लगभग भाग गई थी। उसने जल्दी से रजनीश को सतर्क किया, उससे पूछा कि क्या करना है। ऐसी गंभीर गलती मौत की सजा के लायक थी। रजनीश ने तुरंत कुछ विशेषज्ञों को बुलाया ताकि वे उसे वहां शैतान जानवरों को मारने में मदद करें। वह तुरंत निकल पड़ा, लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उन लोगों का पीछा करने के लिए जो बच गए थे। नतीजतन वह ठीक समय पर वहां पहुंचा जब राघव ने शाहिद को मारा। अब जब उससे इस बारे में पूछा गया तो वह शिष्य पीला पड़ गया। यह शिष्य की लापरवाही थी। रवि, ये तुम्हारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के शिष्यों में से एक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे कैसे संभालना है, एल्डर मास्टर ने ठंडेपन से कहा। शिष्य समझता है यह मौत की सजा है। हालांकि रवि उस शिष्य के लिए नरमी की गुहार लगाना चाहता था। आखिरकार वह एक रैंक 6 सेलेस्टियल था। कोई बहाना नहीं है। उसने अंकों के लिए अन्य लोगों के जीवन की अनदेखी की। मैं 3 दिनों के भीतर परिणाम देखना चाहता हूं। उसे सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट में भेज दो, एल्डर मास्टर ने आदेश दिया। हां, लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर ही सहमत हो सकता था। उस शिष्य को 2 अन्य लोग दूर ले गए। स्पष्ट रूप से उसका केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। यह सजा वास्तव में थोड़ी भारी थी। आखिरकार वह एक रैंक 6 फाउंडेशन फॉर्जिंग सेलेस्टियल था। हालांकि उसकी गलती ने लगभग सभी नए शिष्यों को मार डाला था। यह निश्चित रूप से अक्षम्य था। रवि, वो तुम्हारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एक शिष्य था। तुम सम्मान और अपमान दोनों साझा करते हो। मास्टर के रूप में तुम भी दोषी हो। आज से तुम्हें एक अर्ध रैंक कम करके एक उपहॉल मास्टर बनाया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के निर्णयों को 3 उपहॉल मास्टरों द्वारा संयुक्त रूप से तय करना होगा। एल्डर मास्टर के शब्दों ने सभी हॉल मास्टर्स को चौंका दिया। एल्डर मास्टर आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट हॉल को एक झटका दे रहा था। स्पष्ट रूप से एल्डर मास्टर इस मामले का उपयोग उन्हें दंडित करने के बहाने के रूप में कर रहा था। हालांकि यह सजा थोड़ी भारी थी। अब उसके आदेशों पर दूसरों के साथ चर्चा और सहमति करनी होगी। हालांकि अन्य 2 उपहॉल मास्टर निश्चित रूप से रवि के निर्णयों से असहमत नहीं होंगे और उसके निर्णय ही सर्वोच्च रहेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से उसे पदावनत करना उसके चेहरे पर एक बड़ा झटका था। आपके नए पद पर बधाई, उपहॉल मास्टर, राघव ने पहले अवसर पर कहा। किसी भी मामले में वे पहले से ही नश्वर दुश्मन थे और उसे उसके साथ पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर मार सकता हूं। लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर नहीं, कानून प्रवर्तन उपहॉल मास्टर रवि इतना क्रोधित हो गया कि उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके दांत भींचने से चरमराहट की आवाज आने लगी। उसे एक ही हथेली से राघव को कुचलने की इच्छा हुई। वह क्रोधित था। यह सजा बहुत कठोर थी। भले ही लॉ एनफोर्समेंट हॉल का कुछ दोष था, लेकिन एल्डर मास्टर को उसे इतनी भारी सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी बड़ों और शिष्यों के सामने उसे सार्वजनिक रूप से पदावनत करना। हालांकि वो उस पर यह गुस्सा नहीं दिखा सकता था। राघव,
हालांकि तुम्हारे कार्यों का एक कारण था। चीजों को संभालने का तुम्हारा तरीका बहुत कठोर और आक्रामक था। यह नहीं कहा जा सकता कि तुम पूरी तरह से सही थे। तुम्हें 10 दिनों के लिए गोस्ट प्रिजन में कैद किया जाएगा, एल्डर मास्टर ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और दिव्य प्रकाश की एक किरण राघव पर उतर आई। राघव गायब हो गया। यह सुनकर कि राघव को गोस्ट प्रिजन में कैद किया जा रहा था, काफी कुछ बड़ों के चेहरे के भाव बदल गए। वे जानते थे कि राघव को अब कुछ सहना पड़ेगा। बाकी सब जा सकते हैं। यदि आप अपने अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एल्डर पैलेस जा सकते हैं। राघव को गोस्ट प्रिजन में भेजने के बाद एल्डर मास्टर भी गायब हो गया। अंत में यह एल्डर हॉल मास्टर था जिसने पदभार संभाला। शिवेंद्र, बहुत खुशमत हो, रवि ने कहा जब हर कोई जा रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, शिवेंद्र ने कहा। मूर्ख बनना बंद करो। मैं इस बार हार मानता हूं, लेकिन बस इंतजार करो। यह कहना अभी भी बहुत जल्दी है कि अंतिम विजेता कौन होगा, रवि ने कहा। रवि की जाने वाली आकृति को देखते हुए रितेश ने शिवेंद्र के पास आकर सिर हिलाया। मैं सच में समझ नहीं सकता कि एल्डर मास्टर ने ऐसे मूर्ख को लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर क्यों बनने दिया। क्या यह सिर्फ उस योग्यता के कारण था जो उसके पूर्वज ने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में योगदान दिया था? ऐसी बात मत कहो। एल्डर मास्टर की बुद्धिमत्ता और योजनाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, शिवेंद्र ने कहा। ठीक है, इस बार राघव को कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। वो गोस्ट प्रिजन कोई अच्छी जगह नहीं है, रितेश ने कहा। नहीं, तुम गलत हो। राघव के पास ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग है। कौन से भूत उसके पास आने की हिम्मत करेंगे? शिवेंद्र ने सिर हिलाया। ये सही है। तो एल्डर मास्टर, वो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह हमारे जैसे अस्तित्व नहीं है जिन्हें समझा जा सके। जाओ और कुछ लोगों को काम पर लगाओ। एल्डर पैलेस में अपने कंगन के बदले अंक लेने वाले लोगों की संख्या हमें व्यस्त रखेगी। ये कहने के बाद वे दोनों भी चले गए। राघव की दृष्टि अंधेरी थी। वो एक सीलबंद जगह में प्रकट हुआ था जो 300 मीटर चौड़ी थी, जिसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई वायु प्रवाह नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये केवल शांत था, मौत की तरह शांत। अचानक भयानक हंसी गूंजी और जेल की दीवारें जल उठीं। अजीबोगरीब छवियां दिखाई दी। वे ऐसे राक्षस थे जिनके चमगादड़ जैसे पंख और इंसानी सिर थे। वे दीवारों पर आगे पीछे उड़ रहे थे। हालांकि उनके इंसानी सिर थे, उनकी आंखें धंसी हुई गुहाएं थी और 2 नुकीले दांत उनके मुंह से बाहर निकले हुए थे। उनके मुंह इतने चौड़े थे कि वे लगभग उनके कानों तक पहुंच गए थे। उस भयानक हंसी के बाद वे राक्षसी जीवन रूप वास्तव में दीवारों से बाहर उड़ गए और राघव के करीब उड़ने लगे। वे उसके चारों ओर घूमने लगे। उनकी हंसी एक व्यक्ति के खून को ठंडा करने में सक्षम थी। वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सुइयां उसकी आत्मा को चुभा रही हो। ये एक व्यक्ति को इतना दर्द महसूस कराएगा कि वे मौत की लालसा करेंगे। केवल वही लोग जिन्होंने इसका अनुभव किया था, वे जानेंगे कि यह कितना दर्दनाक था। लेकिन इस तरह का आध्यात्मिक दर्द पूरी तरह से बुरा नहीं था। लाभ यह था कि इसे एक व्यक्ति की आत्मा को कुचलने के समान माना जा सकता था, जिससे उनके लिए अशुद्धियों को बाहर निकालना आसान हो जाता था। लेकिन वह दर्द ऐसा नहीं था जिसे एक साधारण व्यक्ति सहन कर सके। आमतौर पर एक व्यक्ति यहां एक दिन भी नहीं रह पाएगा। 3 दिन एक सीमा थी। 3 दिनों से अधिक समय तक रहने से एक व्यक्ति पागल हो जाएगा। चुप हो जाओ। राघव की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन आध्यात्मिक सुरक्षाओं को बुलाने के बाद भी उसे उनकी हंसी सुनकर सिरदर्द महसूस हुआ। अपनी मां की जीजी राघव ने गुस्से में गर्जना की और उसके शरीर से बिजली फट गई। वे विचित्र जीवन रूप तुरंत दीवारों पर वापस उठ गए और छवियों में लौट आए। तभी राघव ने राहत की सांस ली। उनकी आवाजें बहुत परेशान करने वाली थी, जिससे वो अपने खुद के विचार भी नहीं सुन पा रहा था। वह इस तरह की अजीब चीजों का सामना इमेमोरियल पाथ में भी कर चुका था। यूएस जियाओकिन ने कहा था कि वे एक व्यक्ति की आत्मा के 3 भागों में विभाजित होने का परिणाम थे, जिसमें मैं के रूप में जाना जाने वाला हिस्सा इस तरह की स्थिति में बदल गया था।
हालांकि वे उन भूत प्राणियों की तुलना में बहुत मजबूत थे जिनसे वो इमेमोरियल पाथ में मिला था। लेकिन उत्सुक बात यह थी कि उसे उनसे कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई। वे लगभग मनुष्यों द्वारा पाले गए लग रहे थे और एक व्यक्ति की आत्मा को ढालने के प्रभारी थे। हालांकि राघव उस तरह की ढालने की विधि को सहन करने में असमर्थ था। उन्हें डराकर भगाने के बाद उसने अपनी जेल की दीवारों को देखना शुरू कर दिया। केवल 4 दीवारें थी और छत और फर्श को मिलाकर 6 थी। छत पर इस तरह के जीव नहीं उकेरे गए थे। इसके बजाय उस पर एक साधारण प्रतीक लिखा हुआ था। यह ऐसा था जैसे कई यादृच्छिक चाप एक साथ खींचे गए थे। यह किसी तरह यादृच्छिक और सावधानी पूर्वक खींचा गया दोनों लग रहा था। प्रत्येक चाप की लंबाई और वक्र अलग अलग थे। एक साथ ढेर किए जाने पर उन्हें पूरी तरह से अराजक दिखाई देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने एक प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण भावना दी। ये छवि निश्चित रूप से अजीब है। राघव चौंक गया। ये जटिल प्रतीक उसे उस आरेख की याद दिलाता था जिसका सामना उसने इमेमोरियल पाथ के प्रवेश द्वार पर किया था। उस आरेख ने खुद को कॉपी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अंत में उसने इसे रिकॉर्ड करने के लिए प्राइमल केओस बीट का उपयोग किया था। हालांकि अब भी वो नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। बाद में उसने ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल से इसके बारे में पूछा था, लेकिन उसने केवल इतना कहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों से संबंधित था। उसकी काश्तकारी आधार के साथ इसके बारे में सीखना सबसे अच्छा नहीं था। वो आरेख सरल था, लगभग सभी रून का एक पूर्वज जैसा, लेकिन इसमें कुछ प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा भी थी। अब यह प्रतीक उसे उसी तरह की भावना दे रहा था। क्या एल्डर मास्टर जानबूझकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था? राघव ने ध्यान से रेखाओं की जांच करना शुरू कर दिया, लेकिन वह कोई सुराग नहीं देख पा रहा था। यह ऐसा था जैसे जलाऊ लकड़ी के टुकड़े एक साथ फेंक दिए गए हों। यह स्पष्ट रूप से बिना किसी नियम के पूरी तरह से यादृच्छिक था, लेकिन फिर इसे देखने पर यह अपनी अराजक स्थिति में प्राकृतिक और परिपूर्ण महसूस हुआ। अरे बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। राघव ने दीवारों के अंदर के भूतों को बुलाया। राघव को विश्वास था कि ये भूत सबसे अधिक संभावना एक्सुएंशन दाओ सेक्ट द्वारा पाले गए थे। उनका उपयोग या तो शिष्यों को दंडित करने या उनकी आत्माओं को ढालने के लिए किया जाता था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी दीवारों से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राघव ने अपने सिर पर ताली बजाई। उसने एक सुनहरा सिक्का निकाला और उसे हवा में उछाला। सैकड़ों भूत अचानक दीवारों से सुनहरे सिक्के की ओर चार्ज करने लगे। उन्होंने वास्तव में शक्तिशाली स्थानिक गर्जना का कारण बना दिया। लड़ो मत, लड़ो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी है। जो भी मुझे बता सकता है कि छत पर क्या चीज है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसे मेरे पैसे से उदारता पूर्वक धन्यवाद दिया जाएगा। राघव ने मुट्ठी भर सुनहरे सिक्के निकाले। जैसे ही वे सुनहरे सिक्के दिखाई दिए, भूत राघव की ओर चार्ज करने लगे। तैयार होकर उसके शरीर के चारों ओर थंड फोर्स प्रकट हुआ, जिससे वे पीछे हटने लगे। राघव शरारती ढंग से हंसा। जैसा कि अपेक्षित था, पैसा भूतों को भी काम करा सकता था। वो उनके लालच और इच्छा को महसूस कर सकता था। ठीक इसी क्षण उस पर लहरें बह गई। वे वास्तव में आध्यात्मिक संदेश थे जिन्होंने राघव को प्रसन्न किया। उसने जल्दी से एक बार फिर ऊपर देखा। एल्डर मास्टर एक निजी कमरे में अकेले बैठे थे और उनके सामने की दीवार पर एक निश्चित दृश्य था। वह दृश्य राघव को दिखा रहा था जिसे घोस्ट प्रिजन में डाल दिया गया था। क्या आप फसल काटना शुरू कर रहे हैं? एक प्राचीन आवाज ने पूछा। हाँ, मूल रूप से फसल से पहले एक लंबा समय होना चाहिए था, लेकिन राघव के आने से मेरी योजनाओं में थोड़ा बदलाव आया है। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। क्या तुम राघव की मदद कर रहे हो या उसे नुकसान पहुंचा रहे हो? तुमने तो उसे पूरा एक्सुएंशन कैटलॉग देखने के लिए दे दिया है। यह मदद या नुकसान नहीं माना जा सकता है। मैं बस उसे एक अवसर दे रहा हूं। आज मैंने राघव की वजह से कई चीजें देखी और विशेष रूप से मैंने कुछ ऐसे चर देखे जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। ये चर जुआंटियन दाओ
संप्रदाय के लिए काफी हद तक फायदेमंद है। इसलिए मैंने इस विधि का उपयोग करके राघव को पूरा एक्सपेंशन कैटलॉग देखने की अनुमति दी है। यह उस पर निर्भर करता है कि वो कुछ समझ पाता है या नहीं, एल्डर मास्टर ने कहा। एक्सपेंशन कैटलॉग एक अमर कैनन है जिसे हमें शिष्यों को सिखाने से पहले एक सरल रूप में अनुवाद करना पड़ता है, और जो इसे समझ सकते हैं वे एक फीनिक्स के पंख या एक यूनिकॉर्न के सींग जितने दुर्लभ है। जहां तक सबसे मूल एक्सपेंशन कैटलॉग की बात है, राघव को छोड़ो, यहां तक कि शिवेंद्र और रवि जैसे लोग भी 10 दिनों में इससे कुछ भी नहीं देख पाएंगे, उस प्राचीन आवाज ने कहा। बेशक मैं ये जानता हूं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि राघव के बारे में कुछ रहस्य है जो हम नहीं जानते। शायद वे रहस्य ही हैं जिन पर राघव सबसे ज्यादा भरोसा करता है। मैं इस तरह उसका परीक्षण कर रहा हूं। अगर वह एक्सपेंशन कैटलॉग से कुछ भी समझ पाता है तो शायद मैं अपनी योजनाओं को बदल दूंगा, एल्डर मास्टर ने कहा। खुद तय करो। किसी भी मामले में मैंने दाओ संप्रदाय तुम्हें सौंप दिया है। अगर तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। मास्टर, इस बार आपको कितना विश्वास है? एल्डर मास्टर का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। मैं 30% का अनुमान लगाऊंगा। आखिरकार अमर युग के बाद नेदर पैसेज में सफल होने वाले बहुत कम हैं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने जारी रखा, अगर मैं विफल हो जाता हूं तो तुम्हें बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, तुम स्वतंत्र हो सकते हो। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने मुझे बोझ दिया है, मुझे बस ऐसा लगता है कि आप बहुत रूढ़िवादी थे। इस तरह जारी रखना जुआंटियन दाओ संप्रदाय के विकास के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं एकांत में जा रहा हूं और मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। मैं इन परेशान करने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता। रुको, क्या? राघव क्या कर रहा है? प्राचीन आवाज अचानक सदमे से भर गई। एल्डर मास्टर ने भी दीवार पर देखा। उसने राघव को सोने के सिक्के निकालते हुए और उन्हें एक एक करके भूतों को देते हुए देखा। उसे पता नहीं था कि वो हंसे या रोए। ये सड़ा हुआ बच्चा, वो उन्हें खरीदने की भी हिम्मत करता है। इन भूतों में एक निश्चित आध्यात्मिकता है और उन्होंने हॉल मास्टर्स को एक्सपेंशन कैटलॉग को समझते हुए देखा है। राघव के भाव को देखते हुए उसने निश्चित रूप से कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त की है। एल्डर मास्टर ने असहायता से कहा, आप सभी का धन्यवाद, आप वापस जा सकते हैं। मैं इस चीज को समझने जा रहा हूं। राघव ने भूतों को कई सौ सोने के सिक्के वितरित किए। वो उत्साह से भरा हुआ था। तो हर पंक्ति को आत्मा के साथ समझा जा सकता है ताकि इसे समझा जा सके। ये हेवनली दाउस की तरह ही अस्पष्ट और अथाह है। ये वही था जो राघव ने भूतों द्वारा उसे बताए गए अनगिनत सुरागों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने यादृच्छिक विचारों को बाहर निकाला। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपना सारा ध्यान प्रतीक की एक पंक्ति पर रखा। जब उसका मन उस पंक्ति में डूबा तो पंक्ति ने अचानक प्रकाश का एक विस्फोट किया। एल्डर मास्टर का भाव बदल गया। एक्सपेंशन कैटलॉग कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी शिष्य समझ सके, खासकर मूल एक्सपेंशन कैटलॉग। आमतौर पर शिष्यों को पहले एक्सपेंशन कैटलॉग के दाव पाथ में से एक को धीरे धीरे विकसित करना होता था। एक बार जब उस दाव पाथ की उनकी समझ पर्याप्त हो जाती थी तो अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में वे ये सीखने आते थे कि एक्सपेंशन कैटलॉग की कौन सी पंक्ति उनके दाव पाथ को संदर्भित करती है। इस प्रक्रिया में प्रतिभाशाली लोगों को भी कई साल लगते थे और इस तरह एक्सपेंशन कैटलॉग के साथ एक अनुनाद बनाने में दशकों से लेकर सदियों तक का समय लगता था। जुआंटियन दाओ संप्रदाय में हजारों एल्डर्स में से केवल कुछ दर्जन ही थे जो एक्सपेंशन कैटलॉग के साथ एक अनुनाद बना सकते थे, और उन एल्डर्स को भी उस अनुनाद को शुरू करने के लिए कुछ घंटों की आवश्यकता होगी। लेकिन राघव ने कुछ ही सांसों में पहली पंक्ति के साथ अनुनाद करने में सफलता प्राप्त की थी। एक्सपेंशन कैटलॉग में कुल 36,000 पंक्तियां थी जो 36,000 प्रकार की खेती को संदर्भित करती थी। इसमें दसियों हजार कानून और दाउस शामिल थे। यह व्यापक और गहरा था
अमर युग का एक गुप्त कैनन। जुआनटियन दाओ संप्रदाय का वंश इसी पर आधारित था। एक बार जब राघव ने एक पंक्ति को चुना तो उसे एक अजीब जगह का सामना करना पड़ा। यह जगह अनगिनत घूमते हुए चिन्हों से भरी हुई थी। उसी समय उसने अपने सामने एक दृश्य देखा। एक युवती एक वीणा बजा रही थी और उसकी आवाज एक स्पष्ट झरने में गिरते पत्थरों की तरह थी। यह ताजा था, मन और आत्मा को साफ कर रहा था। ये पंक्ति, म्यूजिक दाओ, तुम मुझ जैसे एक मर्दाना आदमी को वीणा बजाने के लिए चाहते हो? राघव ने सिर्फ एक विचार के साथ उस अजीब जगह से पीछे हट गया। एक बार फिर एक नई पंक्ति चुनते हुए इस बार वह एक रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। हवा में रेत उड़ रही थी, सूरज को ढक रही थी। राघव थोड़ी देर के लिए खो गया था, इससे पहले कि उसे पता चला कि ये पृथ्वी खेती करने वालों में एक अत्यंत दुर्लभ शैली रेत खेती करने वाले थे। रेत आकाश की ओर दहाड़ते हुए एक उग्र ड्रैगन की तरह थी। यह भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। राघव एक बार फिर पीछे हट गया और एक नई पंक्ति चुनी। इस बार वो उड़ती बर्फ और जमीन से बाहर सोरेंग अनगिनत बर्फ की स्टैलेक्टाइट से भरी एक जगह में प्रवेश कर गया। यह आइस दाओ था जो वह भी नहीं चाहता था। उसने कई पंक्तियों की कोशिश की और हर बार वो बस कुछ ही सांसों के बाद चला जाता। इसने एल्डर मास्टर को अवाक कर दिया। मास्टर, क्या आपकी कोई राय है? उन्होंने एक लंबे पल के बाद पूछा। यह बहुत संभावना है कि यह उसकी खेती की तकनीक के कारण है। यह एक्सपेंशन कैटलॉग की तुलना में भी एक उच्च स्तर पर हो सकता है, जिससे ऐसा हो रहा है कि एक्सपेंशन कैटलॉग अपने किसी भी दांव पात को छिपा नहीं सकता है। वे दोनों शांत हो गए। वो बहुत चौंकाने वाला था। यह जानना था कि एक्सपेंशन कैटलॉग के दांव पात सभी चौंकाने वाले रूप से गहरे थे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इसे पढ़ने में जीवन भर लगा सकता है और एक 10वां हिस्सा भी नहीं समझ पाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दांवपात को एक शिष्य को खुद को प्रकट करने के लिए सही योग्यता की आवश्यकता होती थी। केवल बर्फ के गुण वाले शिष्य ही संबंधित दांवपात खोल सकते थे। ये एक ताले को खोलने वाली चाबी की तरह था। लेकिन अब राघव एक के बाद एक हर दांवपात को खोल रहा था, जिसने एल्डर मास्टर और उसके मास्टर दोनों को चौंका दिया। मूल रूप से एल्डर मास्टर बस ये देखना चाहते थे कि क्या राघव एक्सपेंशन कैटलॉग के साथ एक अनुनाद पैदा कर सकता है और अपने संबंधित दांवपात को ढूंढ सकता है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि राघव को ऐसे भाग्य की आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी इच्छानुसार उन सभी से गुजर सकता था। ये बहुत चौंकाने वाला था। राघव ने कई दांवपात से गुजर गया बिना एक भी ऐसा ढूंढे जो उसके अनुकूल हो। या तो यह बेकार था या वह इसे विकसित करने में सक्षम नहीं था। आखिरकार वो दहाड़ती लपटों से भरी एक जगह में प्रवेश कर गया। आखिरकार मुझे ये जगह मिल गई है। राघव खुश था। ये जगह निश्चित रूप से फ्लेम दाओ को समझने की जगह थी। हालांकि उसके पास पिल गॉड की यादें थी, वे बहुत अधूरी थी। लपटों को फैलाने के उसके तरीके केवल कीमिया तकनीकों तक सीमित थे और लड़ाई के बारे में मूल रूप से कुछ भी नहीं था। यहां का फ्लेम दाओ उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। फ्लेम दाओ पिल दाओ नहीं था। यहां की लपटों का उपयोग लड़ाई के लिए किया जाता था। बस उसे यही चाहिए था। वह तुरंत लपटों के भीतर कमल शैली में बैठ गया। वे लपटें दांवपात से बनी थी और इससे वो कई चीजें महसूस कर सकता था जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। लपटों से लड़ना कीमिया के लिए लपटों का उपयोग करने से अलग था। ये थोड़ी भी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना शुद्ध लपटें थी। ऐसी लपटें और भी उग्र और बहुत अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन क्योंकि शीन हमेशा उसे गोलियों को परिष्कृत करने में मदद कर रहा था, इसने उसकी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान के साथ एक अनुनाद बना लिया था। नतीजतन लड़ाई के दौरान भी यह कोई अपवाद नहीं था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि वो वास्तव में बेवकूफ था। अगर उसने उस लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निकाला होता तो शीन की शक्ति लड़ाई में और भी अधिक हो जाती। इस अजीब जगह के भीतर
लपटें लगातार बदल रही थी और विभिन्न लौ चिन्ह भी घूम रहे थे। राघव ने बेतरतीब ढंग से एक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वो लौ चिन्ह हिंसक रूप से फट गया, राघव पर लौ के तीर दागते हुए। राघव सदमे में उछल गया और जल्दबाजी में बच निकला, लेकिन कुछ लौ के तीर अभी भी उसकी ओर आ रहे थे। उसने जल्दबाजी में ब्लड ड्रिंकर को बाहर निकाला। उन लौ के तीरों ने उसकी बाह को सुन्न कर दिया जब उसने उन्हें रोका। राघव इस बात से हैरान था कि ये लौ हमला कितना शक्तिशाली था। लौ के तीरों के विस्फोट के बाद वे पहले की तरह ही उसी चिन्ह में वापस बदल गए। क्या ये हो सकता है? क्या यहां हर चिन्ह एक लौ जादुई कला है? राघव ने हवा में तैरते विभिन्न चिन्हों को पूर्ण खुशी के साथ देखा। मुझे अब निश्चित रूप से सोना मिल गया है। राघव उस चिन्ह के सामने आया और एक बार फिर उसे पकड़ लिया। चिन्ह तुरंत फट गया, लेकिन इस बार उसने उस तरीके और नियमों को महसूस किया कि लपटें कैसे फैली थी और कैसे ऊर्जा फटने से पहले जमा हुई थी। तो ये वही था। ब्लड ड्रिंकर ने लपटों की बारिश को उड़ा दिया। उसने आखिरकार इस जगह के रहस्यों को महसूस कर लिया था। इनमें से प्रत्येक चिन्ह एक जादुई कला का सबसे प्राचीन चिन्ह था। जब सक्रिय किया जाता था तो ये उसके पीछे के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता था। हालांकि ये केवल एक पल के लिए इसे प्रदर्शित करेगा और जानबूझकर ध्यान दिए बिना इसे याद रखना बहुत मुश्किल था। हालांकि ये राघव जैसी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए एक समस्या पैदा करने में सक्षम नहीं था। 2 परीक्षणों के बाद उसने इसके सिद्धांतों को याद कर लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और हाथ की मुहरें बनाई। उसकी हथेली पर एक पारदर्शी चिन्ह संघनित हो गया, मेटियो रेन ऑफ एरोज। एक बार जब वह चिन्ह बन गया तो उसने अनजाने में उसका नाम चिल्लाया। उसके बाद उसके सिर के ऊपर लपटों का एक विशाल गोला संघनित हो गया और फिर अनगिनत लौ के तीर बाहर निकले। हर लौ के तीर ने जमीन से टकराने पर एक विशाल विस्फोट किया। यहां तक कि राघव भी इसकी शक्ति से हैरान था। वो सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण था, क्योंकि उसने अभी अभी इसे सीखा था। उसे एक झटके का डर था और उसने केवल थोड़ी मात्रा में लौ ऊर्जा का उपयोग किया था। उसने इस तरह के एक भयानक प्रभाव की उम्मीद नहीं की थी। एक्सुएंशन कैटलॉग वास्तव में जुआनटियन दाओ संप्रदाय के मुख्य खजानों में से एक होने के योग्य है। अच्छा नहीं, मैं इतना उत्साहित नहीं हो सकता। मुझे इन सब को जल्दी से सीखना होगा। मुझे केवल 10 दिनों के लिए क्यों कैद किया गया था? ये कम से कम 1 महीना होना चाहिए था। राघव ने अगले चिन्ह पर अपना हाथ बढ़ाया। राघव ने बार बार 7 रून्स पकड़े। 7 अलग अलग ज्वाला जादुई कलाएं सीखी। उनमें रक्षात्मक, आक्रामक, एकलक्ष्य और बड़े क्षेत्र वाले शामिल थे। इसने राघव को बहुत उत्साहित कर दिया। उसके पास अपनी पिल गॉड की यादें थी, जिसने उसे ज्वाला को नियंत्रित करने में एक समर्थक बना दिया था। उसके लिए ज्वाला जादुई कलाओं को कल्टीवेट करना खाना खाने जितना आसान था। इसके अलावा ये जादुई कलाएं इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने उसकी उम्मीदों को पार कर दिया। उसका गिरता हुआ आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ गया। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट का 5वां गोली सूत्र अभी तक उसके पास नहीं आया था, इसलिए उसके पास 5वें तारे को घनीभूत करने का कोई तरीका नहीं था और वह चौथे तारे पर अटक गया था। एक बार जब वह सेंट्रल प्लेन्स में आ गया था तो उसने पाया कि उसके ट्रम्प कार्ड पर्याप्त से बहुत दूर थे। हालांकि स्प्लिट द हेवंस के दिव्य रून्स का तीसरा रूप पूरी तरह से घनीभूत हो गया था, जिससे उसकी शक्ति एक चौंकाने वाले बिंदु तक बढ़ गई थी। यह बहुत थकाऊ था और वह इसे पहले और दूसरे रूपों की तरह तुरंत जारी करने में असमर्थ था। अपने जैसे स्तर के एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ इसे जारी करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अब यह अलग था। उसने कई ज्वाला जादुई कलाएं सीखी थी और वो हमला करने और बचाव करने में सक्षम था। उसे अब हमेशा आमने सामने लड़ना नहीं पड़ेगा। रेगिंग फ्लेम्स डेवोर द हेवंस। राघव ने हाथ के सील बनाए और उससे ज्वालाएं फूट पड़ी, पूरे विश्व को भरते हुए। धिक्कार है, कितना बड़ा हमला क्षेत्र है और कितनी सर्वोच्च घनत्व। हालांकि यह भी थकाऊ है ही है, लेकिन एक बार जब शीन और मैं मिलकर काम करेंगे
तो मेरे समुद्र के बराबर आध्यात्मिक युवान के साथ हमें इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। राघव ने बुरी तरह से हंसा। वास्तव में रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस जैसी कई जादुई कलाएं थी, लेकिन वे जादुई कलाएं नहीं थी जो वास्तव में स्वर्ग को खा सकती थी। राघव का अनुमान था कि अगर वह इसके साथ पूरी ताकत लगाता तो ज्वाला का डोमेन 300 मील को कवर करेगा। कुछ 100 मीटर की सीमा को कवर करने में सक्षम उन जादुई कलाओं की तुलना में यह वास्तव में स्वर्ग को खा रहा था। इसके अलावा उसने एक रहस्य देखा था। यहां गहरे रंग वाले रून्स मजबूत थे। उदाहरण के लिए यह रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस एक गहरा लाल था। इसे सीखने के बाद उसने अब साधारण रून्स की परवाह नहीं की। उसने फिर से एक गहरे रून की तलाश की। यह अजीब जगह बिना किसी अंत के लग रही थी, जैसे कि तारों भरा आकाश। जैसे जैसे वह इस जगह से तैर रहा था, अनगिनत रून्स उसके पास से उड़ गए। राघव इतनी सारी जादुई कलाओं को देखकर चौंक गया। ये सभी ज्वाला से संबंधित थे। एक्सुएंशन कैटलॉग भयानक था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में इतने सारे शिष्य थे, और यह क्यों सर्वसमावेशी था। यह एक्सुएंशन कैटलॉग के कारण था। एक और शक्तिशाली रून। राघव ने अचानक एक और गहरा लाल रून देखा। उसका रंग रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस जैसा ही था। वो इसे छूने ही वाला था जब उसने अचानक एक रून देखा जो एक और भी गहरा रंग था। यह खून लाल था और इसका चमकदार रंग आंखों को चकाचौंध कर रहा था। वह निश्चित रूप से और भी अधिक शानदार है। राघव उसकी ओर दौड़ा। रून के रास्ते में उसका दिल धड़क गया। यह रून निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई कला थी। जैसे ही वह इसे छूने वाला था, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। इस रून से थोड़ा आगे एक और रून था जो और भी गहरा लाल था। यह लगभग बैंगनी हो रहा था। इसके अलावा उसके चारों ओर की जगह कांप रही थी। उस रून को देखकर राघव का दिल धड़कना बंद हो गया। वो निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना है। राघव की आत्मा की गहराई से एक लालची दहाड़ आई। उसकी सी ए ट्रेजर एंड कांट वॉक अवे डिजीज एक बार फिर उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। राघव को यह भी नहीं पता था कि वह उस रून के सामने कैसे आ गया था। जब वह उसके ठीक सामने था तो उसके बाल खड़े हो गए। उसने इस रून के भीतर एक भयानक विनाशकारी आभा को महसूस किया। यह एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने की कगार पर था। एक बार छूने पर यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। मैं इससे मर नहीं जाऊंगा, है ना? राघव अब अनिश्चित था। उसने एक घातक खतरा महसूस किया जो बहुत भयानक था। यह एक्सुएंशन कैटलॉग है, शिष्यों के लिए खेती करने की एक जगह। यहां कोई खतरा नहीं होना चाहिए। राघव ने सावधानी से एक उंगली बढ़ाई। उसी समय उसने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर को बुलाया। अपनी रक्षा को जितना संभव हो उतना ऊंचा कर दिया। उसकी उंगली की नोक ने बैंगनी लाल रून को छुआ। बस धत। राघव की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई और वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैंगनी लाल रून एक गेंद में बदल गया जो फिर फट गया। राघव उसकी सदमे की लहरों से मारा गया और उसे लगा जैसे उसका शरीर तुरंत फट जाएगा। वास्तव में वो अपने शरीर को टुकड़ों में उड़ाते हुए देख सकता था। मैं मर गया। राघव ने एक हैरान करने वाली चीख निकाली क्योंकि उसके सामने की जगह गायब हो गई। वो गोस्ट प्रिजन के भीतर वापस आ गया। वो सांस लेने के लिए हाफ रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे और उसका चेहरा पीला था। कमजोरी की एक लहर उस पर छा गई जिससे वो लगभग ढह गया। धत, वो बहुत यथार्थवादी था। मैंने सच में सोचा था कि मैं मर गया हूं। राघव ने आह भरी और कुछ ठंडा पसीना पोंछ डाला। उसने एक और सोने का सिक्का निकाला। कौन मुझे बता सकता है कि कितने दिन हो गए हैं? राघव ने जल्दी से जवाब सीखा। यह पहले से ही 8वां दिन था, इसलिए उसके पास केवल 2 दिन बचे थे। समय कम है। राघव ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर वो लाइन पाई। उसका मन फिर से उसमें डूब गया और वह ज्वालाओं की दुनिया में वापस आ गया। अब उसे एहसास हुआ कि यह उसका असली सो नहीं था। हालांकि वह यहां
ब्लडरिंकर और जादुई कलाओं का उपयोग कर सकता था। उसने प्राइमल केओस बीज से अपना संबंध खो दिया था। उसका अनुमान था कि एक्सुएंशन कैटलॉग ने उसके शरीर की प्रतिकृति बनाई थी, लेकिन यह प्राइमल केओस बीज की प्रतिकृति बनाने में असमर्थ था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह यहां अपने असली शरीर में था। अभी मारे जाने की वह भावना बहुत यथार्थवादी थी। हालांकि वह मरा नहीं था, उसे लगा जैसे वह आधा मर गया था। जब वह एक बार फिर बैंगनीलाल रूम के सामने आया तो उसने खुद को पूरी तरह से केंद्रित कर लिया। उसने धीरे धीरे उसकी ओर एक उंगली बढ़ाई। एक बार फिर एक विस्फोट हुआ और वो फिर से फट गया। वो गोस्ट प्रिजन के भीतर वापस आ गया, पसीने से लथपथ। मृत्यु की भावना सच में अच्छी नहीं है। राघव ने एक गहरी सांस ली और उस जगह में वापस चला गया। एक बार फिर बैंगनीलाल रून को छुआ। बैंगनीलाल रून केवल 1000वें पल के लिए इसके पीछे के सिद्धांतों को व्यक्त करता था। ठीक फटने से पहले यह इतनी तेजी से हुआ कि राघव भी इसे समझ नहीं पाया। इसके अलावा मृत्यु का डर भी था, ये जानते हुए भी कि ये एक भ्रम था। ये बहुत यथार्थवादी था और किसी के लिए भी एक बार फिर मरने पर अपनी घबराहट को दूर करना मुश्किल होगा। बूम! राघव एक बार फिर मारा गया, लेकिन इस बार वो गोस्ट प्रिजन में फिर से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि एक बड़े और साफ सुथरे कमरे के अंदर। एक गलीचे के ऊपर एक साधारण मेज थी जिसमें कुछ कप चाय रखी थी। एल्डर मास्टर इस समय आराम से चाय पी रहा था। राघव ने कुछ पसीना पोंछा और सीधे मेज पर चला गया। अपनी गांड पर बैठते हुए उसने अपने लिए एक कप चाय डाली और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। सिर्फ एक कप पर्याप्त नहीं था और उसने 3 कप पिए इससे पहले कि वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। ये महसूस करते हुए कि मेज पर कुछ नाश्ता भी था, वो शिष्टाचार पर नहीं टिका और सीधे अपने मुंह में भर लिया। राघव को इस तरह से अपने घर की तरह व्यवहार करते देखकर एल्डर मास्टर अवाक रह गया। उसकी नसें कितनी तनी हुई थी कि वह इतना अनियंत्रित व्यवहार करे। वह संप्रदाय का मालिक था, लेकिन राघव ने उसके सामने जरा भी संयम नहीं दिखाया। उसने ऐसा शिष्य कभी नहीं देखा था, नहीं उसने कभी किसी के बारे में सुना था। कितना प्रेरक, खाने और पीने के लिए यह साबित करने के लिए कि मैं जीवित हूं। राघव ने एक आनंदमय अभिव्यक्ति के साथ गहरी आह भरी। एल्डर मास्टर को राघव के शिष्टाचार की कमी पर कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वो राघव की दृढ़ता से चौंक गया था। एक्सुएंशन कैटलॉग में मरने की भावना इतनी यथार्थवादी थी कि इसने लोगों को आसानी से बिखरने का कारण बना दिया। सिर्फ एक दिन में राघव ने सैकड़ों बार मरने का अनुभव किया। कोई भी शिष्य सिर्फ कुछ बार इसका अनुभव करने के बाद पागल हो जाएगा। इसका मतलब था कि राघव की इच्छा शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। तुम्हारे लाभ कैसे थे? एल्डर मास्टर ने एक मुस्कान के साथ पूछा। राघव जल्दी से खड़ा हो गया और उसकी ओर झुक गया, सम्मानपूर्वक कहते हुए, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर मास्टर। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक अवसर था। तुमने जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब तुम्हारे खुद के कारण था। क्या शिष्य एक्सुएंशन कैटलॉग को समझने का एक और अवसर प्राप्त कर सकता है? राघव ने सावधानी से पूछा। अगर तुम अरुण और देवदत्त को भी मार दो तो भी मैं तुम्हें इस तरह का दंड नहीं दूंगा, एल्डर मास्टर ने कहा। राघव तुरंत शर्मिंदा महसूस किया। उसने जल्दी से कहा, शिष्य की मनमानी ने आपको परेशानी दी है। क्या तुमने परेशानी पैदा की या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नियम हमेशा मजबूत के पक्ष में होते हैं। अगर तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लिए फायदेमंद नहीं होते तो तुम शायद पहले ही मर चुके होते, एल्डर मास्टर ने सीधे कहा। राघव थोड़ा मुस्कुराया। शिष्य समझता है, मैं एहसानों को भूलने वाला कोई नहीं हूं। एल्डर मास्टर ने सिर हिलाया। उसे राघव जैसे किसी के साथ गोलमोल बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे लिए अरुण और देवदत्त को जिंदा छोड़ दो, मुझे उनका कुछ उपयोग है। राघव चौंक गया। वह पूरी तरह से नहीं समझा कि एल्डर मास्टर क्या कह रहा था। सतह पर उसका मतलब सिर्फ इतना था कि राघव को उन दोनों को नहीं मारना चाहिए। शिष्य समझता है, राघव ने बहुत अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। इस बार इन्फर्नल डेवल अबिस की गड़बड़ी बहुत ही असामान्य है।
यह कुछ समय तक ऐसे ही जारी रह सकती है और जेड कोर विशेषज्ञ प्रवेश करने में असमर्थ है। इसलिए इन्फर्नल डेविल अबिस की रक्षा ज्यादातर तुम युवा शिष्यों पर निर्भर है। आंतरिक लड़ाइयों के लिए एक समय और स्थान होता है, लेकिन यह नहीं है, जिस कारण से दाओ सेक्ट तुम्हें इसकी रक्षा करने के लिए इतने सारे अंक देता है। वो इसलिए है क्योंकि ये गढ़ की रक्षा को सक्रिय नहीं करना चाहता है। ये बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसलिए राघव, इस बात से अवगत रहो कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एल्डर मास्टर ने चेतावनी दी। चिंता न करें, शिष्य आपके एहसान को याद रखेगा। मैं आपको परेशानी में न डालने की कोशिश करूंगा, राघव ने कहा। लेकिन उसने केवल ये कहा कि वह कोशिश करेगा। अगर उन दो बेवकूफों ने कुछ ऐसा किया जिससे उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया, तो उसे भी नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। एल्डर मास्टर, क्या शिष्य आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है? राघव ने अचानक पूछा। आगे बढ़ो। वे राक्षस जानवर कहां से आते रहते हैं? इन्फर्नल डेविल अबिस क्या वास्तव में नरक जैसी कोई चीज है? राघव ने सावधानी से पूछा। कहानियों में कहा जाने वाला तथाकथित नरक सिर्फ एक नाम है। असल में ये दो दुनियाओं के बीच एक स्थानिक दरार है। ये मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट और नेदरवर्ल्ड के बीच का पारगमन क्षेत्र है। कुछ प्राणी जो मर जाते हैं, उनकी आत्माएं नेदरवर्ल्ड में खींच ली जाती है। एल्डर मास्टर ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया जब वो इस बिंदु पर पहुंचे। मैं तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ हेवनली दाओस को बहुत जल्दी छूना तुम्हारे लिए कर्म को आकर्षित करेगा। राघव का दिल हिल गया। नेदरवर्ल्ड, क्या वो कहानियों की जगह नहीं थी, जहां एक व्यक्ति के मरने के बाद आत्माएं जाती थी? जो शैतान जानवर तुम इन्फर्नल डेविल अबिस में लड़ते हो, वे दो दुनियाओं के बीच की दरार में मौजूद जीवन रूप है। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में वास्तव में अनगिनत स्थानिक चैनल हैं। विभिन्न बड़ी शक्तियां उन चैनलों की गुप्त रूप से रखवाली कर रही हैं। इसलिए हालांकि ये दुनिया बहुत शांतिपूर्ण लगती है, असल में इसमें बहुत सारी आंतरिक समस्याएं और बाहरी दुश्मन है। सौभाग्य से जो शैतान जानवर वहां से आते हैं, उनके क्रिस्टल कोर में युआन आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान होता है। हम उन्हें फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों को खेती करने में मदद करने के लिए शुद्ध कर सकते हैं। एक बार जब तुम शैतान जानवरों को मार देते हो, तो लोग युद्ध के मैदान को साफ करने और उनके क्रिस्टल कोर को इकट्ठा करने आते हैं। वे उन्हें संप्रदाय को परिष्कृत करने के लिए देंगे और उनका एक हिस्सा फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जबकि एक हिस्सा अन्य संप्रदायों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। ये कहा जा सकता है कि इन्फर्नल डेविल अबिस की रक्षा करने के अपने नुकसान और फायदे हैं। ये एक जिम्मेदारी और बोझ है, लेकिन एक अच्छा काम भी है। शिष्य समझता है। एल्डर मास्टर, क्या शिष्य आपसे कुछ बेशर्मी से पूछ सकता है? राघव ने लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद कहा। यहां तक कि तुम्हारे लिए भी ये कहने के लिए कि ये बेशर्मी है, ऐसा लगता है कि ये छोटा नहीं होना चाहिए। पूछो, एल्डर मास्टर ने अनैच्छिक रूप से हंसते हुए कहा। राघव के लिए ये कहना कि वो कुछ बेशर्मी करने वाला था लगभग एक मजाक था। राघव शर्मिंदा होने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी त्वचा मोटी की और कहा, शिष्य की अशिष्टता के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अगर कोई दाओ सेक्ट में मेरे रहस्यों को लालच देता है, तो क्या आप, एल्डर मास्टर, बाहर आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे? हालांकि वो नहीं जानता था कि ये एल्डर मास्टर क्या सोच रहा था। वो उसके अच्छे इरादों को महसूस कर सकता था। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट निश्चित रूप से ऐसी गलती नहीं करेगा। हालांकि भले ही उसके अच्छे इरादे थे, राघव को उससे एक वादा चाहिए था, अन्यथा उसे एक ऐसे अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं होगा जिसे वो समझ नहीं सकता था। उसके जैसे लोग इतनी गहराई से साजिश रचते हैं। राघव भी ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था। एल्डर मास्टर मुस्कुराए। चिंता मत करो, जब तक दाओ सेक्ट तुम्हारे दिल में है और तुम संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं करते, तब तो एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में किसी को तो छोड़ो। अगर मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करता है, तो मैं मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एल्डर मास्टर। राघव खुश हुआ और उसने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। एल्डर मास्टर का यह कहना कि वो व्यक्तिगत रूप से मदद करेगा, इसका मतलब यह था कि भले ही एक्सपेंशन दाओ सेक्ट अपनी राजनीति के कारण नाम मात्र में
उसकी मदद करने में असमर्थ था, एल्डर मास्टर खुद बाहर आएंगे। यही वह चीज थी जिसने उसे सबसे अधिक आभारी महसूस कराया, साथ ही साथ उसके आत्मविश्वास को सबसे अधिक बढ़ाया। यह वह चीज थी जिसने उसे सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद से सबसे ज्यादा खुश किया था। उसने तुरंत बहुत अधिक आश्वस्त महसूस किया। एल्डर मास्टर, मेरे 2 भाई और एक प्रेमिका है। वे अभी भी एक्सुएंशन कैटलॉग में अपने दाव पाथ्स को समझ रहे हैं। एक्सुएंशन कैटलॉग वास्तव में हेवनली दाउस का एक परिवर्तित हिस्सा है। एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में केवल एक बार एक्सुएंशन कैटलॉग को समझने का मौका मिलेगा। वे एक्सुएंशन कैटलॉग के भीतर अपनी खुद की विरासत की तलाश कर रहे हैं। ये एक अपार अवसर है, लेकिन एक बार जब वे बाहर आते हैं तो वे वापस अंदर नहीं जा पाएंगे। अधिकांश लोग इसे समझते समय वास्तविक कैटलॉग में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन तुम बार बार अंदर और बाहर गए। अब तुम्हारा इसके साथ भाग्य समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना चाहता, बल्कि यह है कि तुम नहीं कर सकते, एल्डर मास्टर ने समझाया। अब राघव को समझ में आया कि एक्सुएंशन कैटलॉग में चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। वो पछतावा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसे कोई बिजली की विरासत नहीं मिली थी। यह देखकर कि पूछने के लिए और कुछ नहीं था। उसने एल्डर मास्टर को अलविदा कहा और चला गया। जब वो उनके दरवाजे से बाहर निकला तो उसे पता चला कि वो आंतरिक संप्रदाय के प्लाजा में था। उसे यह भी नहीं पता था कि एल्डर मास्टर का निजी कमरा कहाँ था। जब वो प्लाजा में प्रकट हुआ तो वहां के सभी लोग डर से उछल पड़े। राघव ने उन लोगों को नजरअंदाज किया और सीधे क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौट आया। एक बार जब वो वहां था तो पूरा क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन जंगली जयकार में फूट पड़ा। तभी राघव को पता चला कि ड्रैगन ब्लड लीजन ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। प्रत्येक 9वें रैंक का शैतान जानवर 10 मिलियन अंकों के बराबर था, जिसने राघव को चौंका दिया। उसने जो 9वें रैंक के शैतान जानवरों को मारा था वे 400 मिलियन अंकों तक जुड़ गए थे। दूसरों द्वारा मारे गए शैतान जानवरों को जोड़कर वे लगभग 600 मिलियन तक पहुंच गए और पहले स्थान पर रहे। दूसरा स्थान हेवन फीमेल अलायंस का था। उनके पास आधे अंक थे। उन्होंने दूसरा स्थान इसलिए हासिल किया क्योंकि यह सब राघव के कारण था। उसने फ्लेम गेट, डिवाइन बीस्ट मैंशन और हेगेमन हॉल के शीर्ष विशेषज्ञों में से काफी लोगों को मार दिया था। एक बार जब वे मारे गए तो उनके द्वारा अर्जित अंक भी चले गए। तीसरा स्थान 10,000 इंसेक्ट गिल्ड का था। चौथा डिवाइन बीस्ट मैंशन, पांचवा हेगेमन हॉल और अंतिम फ्लेम गेट था। फ्लेम गेट के नेता नासिर को राघव ने मार दिया था। फ्लेम गेट भंग हो गया था, जिससे उसके सभी शिष्य हक्के बक्के रह गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। ड्रैगन ब्लड लीजन, हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड को छोड़कर बाकी सभी चिंता से भरे हुए थे। इस बार राघव बहुत शातिर था। उसने अन्य 3 गुटों को पूरी तरह से अपंग कर दिया था। अब ड्रैगन ब्लड लीजन का नाम बढ़ रहा था और राघव का नाम पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को हिला रहा था। अनगिनत लोगों ने सुना था कि उसने युद्ध के मैदान में 6 रैंक 5 सेलेस्टियल्स को बार बार कैसे मारा था, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सबूतों के एक बड़े ढेर को जमा करने के बाद उन्हें इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जब राघव 10 दिनों के बाद क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौट आया था तो इसने पूरे संप्रदाय में एक हंगामा मचा दिया।